हेलो बच्चों, इससे पिछले जो हमने वीडियो देखे उन दोनों वीडियो में हमने आवेश और आवेश के गुणधर्म सीखे और इससे जो पहले वीडियो था उसमें हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करी। उस विद्युत क्षेत्र का मान किसी बिंदु आवेश के कारण कितना होता है वो हमने सीखा, दैट इज KQ/R²। आज हम ये देखेंगे कि आवेशों का निकाय है, यानी बहुल आवेश है, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। इसे समझने के लिए हम यहाँ देखें कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं किसी निकाय में भिन्न भिन्न आवेश हैं, विभिन्न आवेश हैं। इनके मैं नाम दे दूं, Q1 आवेश, Q2, Q4, Q5, इसी तरह से N आवेश हैं। इन आवेशों के कारण हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इस बिंदु पर क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश भौतिक राशि है और सदिश भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए हमें निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होगा उसमें हम KQ/R² लेके चलेंगे। R का मतलब डिस्टेंस है। जैसे यहाँ इस बिंदु पर Q आवेश है तो R दूरी पर बिंदु P है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए। सदिश निरूपण में जब हम ये डिस्टेंस निकालते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इस आवेश का स्थिति सदिश क्या है। तो इसका स्थिति सदिश हमने R1 लिया और इसका स्थिति सदिश यदि मैं R0 लूं तो इन दोनों के बीच का जो विस्थापन होगा वो इन दोनों के अंतर से निकलेगा, जो त्रिभुज का नियम लगा के आप लिखेंगे। इसलिए इस तरह के चित्र आपके पुस्तक में दिया गया है। मैं इसको हटा के आपको समझाता हूं, थोड़ा आसान रहेगा। अब सिंपल है कि इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर इस आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। विद्युत क्षेत्र है क्या? विद्युत क्षेत्र है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। यानी हम कल्पना करें कि इस बिंदु P पर कोई एकांक आवेश स्थित है, तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा अलग अलग आवेशों के कारण। तो उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का हम सदिश योग प्राप्त करेंगे। इतना सिंपल है। इसलिए मैं पहले लिखता हूं Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, नाम दे देते हैं इसको E1, 1/4πε0 Q/R²। तो Q की जगह Q1 और R²। R मीन्स दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप नाम दे दें इसको R1। तो ये हो गया R1² और R1 आप चाहें तो इसको 0,1 भी, जैसा कि आपकी पुस्तक में दे रखा है। अगर हम इस तरह से सदिश निरूपण करके करते हैं तो इसको हम R1 नाम देते और इसको हम R2 नाम देते, तो ये नाम जो बनता वो इन दोनों का अंतर होता, तो इसको नाम देते R01। तो R01 अगर लिखूं तो ये इस तरह से प्राप्त होगा। और यहां हमें पता है कि एकांक सदिश इक्वल टू सदिश बटा परिमाण। तो R सदिश बटा R का परिमाण होगा। ये यहां लिख दूं तो ये कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। E1 बराबर 1/4πε0 Q1/R01
क्यूब एंड R01 सदिश, ताकि हमें पता चलता रहे कि इस E1 की यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा R01 की दिशा में है, यानी इस दिशा में है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार E2 मतलब Q2 आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए और इस डिस्टेंस को हम R02 लिख देंगे। तो हो गया 1/4πε0 Q2 बाई R02 क्यूब एंड R02 सदिश। इसी प्रकार चलते जाए तो nवें आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा Qn ऑन R0n परिमाण Q एंड R0n सदिश। तो भिन्न भिन्न आवेशों के कारण हम विद्युत क्षेत्र यहाँ ज्ञात कर लेंगे और उन सभी विद्युत क्षेत्रों का योग प्राप्त करेंगे, जो कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा। तो मैं लिखूं कि अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर सदिश योग इनका लेंगे, तो E1 सदिश प्लस E2 सदिश डॉट 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 En सदिश। तो इस तरह की स्थिति बनेगी। अब इनकी वैल्यू रख दें। बिल्कुल हमने जो कूलाम के नियम को इस तरह से किया था, बहुल आवेशों के कारण बल बिल्कुल उसी तरह से है। अगर मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दूं बच्चों, तो ये वैल्यू बनेगी E बराबर विद्युत क्षेत्र है इसलिए E सदिश, इन सभी वैल्यूज को रखूंगा तो यहाँ कॉमन आएगा 1/4πε0 टेकन आउटसाइड, देयरफॉर Q1 अपॉन R01 परिमाण Q एंड R01 कैप प्लस इसमें क्या रह जाएगा, इसी तरह से Q2 अपॉन R02 परिमाण क्यूब एंड R02 सदिश, मैं सदिश के रूप में लिख रहा हूं, प्लस डॉट 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 और Qn अपॉन R0n परिमाण क्यूब एंड R0n सदिश। बच्चों फिर यहां हम इसे सिग्मा का उपयोग करके छोटे फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा E बराबर 1/4πε0 सिग्मा। अब आप देखें जो कूलाम के नियम में किया था अध्यारोपण का सिद्धांत लगा के, उसी तरह से है Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, और इसलिए हम इसको लिख रहे हैं Qi। यहाँ बता देते हैं कि I की वैल्यू 1 से n तक बदलेगी, फिर सिग्मा होगा अपॉन R0i, R01 02 03, तो 0 तो एज इट इज है, ये बन गया I, और इसी प्रकार यहां हो गया R0i सदिश। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त हो गया, जो कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र है। तो बच्चों ये टॉपिक था आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आप पॉज करें और इसे नोट कर लें। आगे बढ़ें तो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत
क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इसे फैराडे ने इसका अध्ययन किया और इसका नाम बल रेखाएं भी रखा, लेकिन हम अब इसे क्षेत्र रेखाएं ही कहते हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या व्यक्त करती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। कैसे? अगर हम किसी आवेश पर विचार करें तो इस आवेश के कारण यहां कोई एकांक परीक्षण आवेश रखें यहां, तो इस एकांक परीक्षण आवेश पर किस दिशा में बल लगेगा? तो बच्चों ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और ये आवेश इसे आकर्षित करेगा, क्योंकि जो हम परीक्षण आवेश ला रहे हैं वो परीक्षण धनावेश है, और इसलिए इस आवेश पर जो परिणामी बल लगेगा वो परिणामी बल हम सदिश योग से समांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज के नियम से निकाल सकते हैं, इस दिशा में लगेगा। मतलब कि किसी भी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है। एकांक आवेश पर बल से तात्पर्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी? वो इस दिशा में होगी, और अगर हम इसकी बल रेखाएं प्राप्त करें तो वो बल रेखाएं हमें इस तरह से प्राप्त होगी। तो ये जो बल रेखाओं के इस बिंदु पर ये रेखा हमें प्राप्त हो रही है, ये एक स्पर्श रेखा है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक वक्र होती हैं, सतत वक्र होती हैं। यहाँ डॉटेड करके दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि ये डॉटेड हैं, ये सतत वक्र हैं। क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। अगर क्षेत्र रेखाएं और देखें हम और किसी भी बिंदु पर विचार करें तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। बच्चों विद्युत क्षेत्र अगर आवेश एकल आवेश है, धनावेश, तो क्षेत्र रेखा किधर होगी? हम जानते हैं क्षेत्र रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है, और विद्युत क्षेत्र है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो इसलिए यहां हम किसी एकांक परीक्षण धनावेश की कल्पना करेंगे, और इस एकांक परीक्षण धनावेश पर बल इस दिशा में लगेगा, प्रतिकर्षित होगा, और यहां से अगर विचार करें तो इस तरह से होगा। और इसलिए किसी धनावेश के कारण जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो त्रिज्यतः होंगी बाहर की ओर, त्रिज्यतः बाहर की ओर होंगी। अगर ऋणात्मक आवेश है तो फिर वो क्षेत्र रेखाएं, अब फिर वही कल्पना करें कि एकांक परीक्षण धनावेश की कल्पना करें यहां, तो वो आकर्षण अनुभव करेगा, इसलिए अनंत से अंदर की ओर आती हुई हमें क्षेत्र रेखा अनुभव होगी। तो ऋणात्मक आवेश के लिए क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती हैं, और यदि दो विजातीय आवेश है तो क्षेत्र रेखाएं इस तरह से लचकदार डोरी के समान प्राप्त होती हैं, इस तरह से। इस तरह से। और अगर विजातीय आवेश है, क्षेत्र रेखाएं विजातीय आवेश है, तो किसी एकांक परीक्षण धनावेश की कल्पना करें, ये इस पर इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये यहां जो हम ला रहे हैं वो आवेश परीक्षण धनावेश है, और ये भी इसे प्रतिकर्षित करेगा त्रिज्यतः, और परिणामी जो बल होगा, परिणामी बल की दिशा ये होगी। बच्चों इसलिए अगर हम इस पर प्रत्येक बिंदु पर ऐसे विचार करें तो हमें इस तरह से
क्षेत्र रेखा प्राप्त होगी। इस तरह से, इस तरह से जो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही है, ये सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। लचकदार डोरी के समान है और ये तनी हुई डोरी के समान है, और इसलिए ये प्रतिकर्षण का परिचायक है और ये आकर्षण का परिचायक है। बच्चों, क्षेत्र रेखाओं पर विचार करें तो क्षेत्र रेखाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। लेकिन आप इतनी सारी क्षेत्र रेखाएं देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। इसका क्या कारण है? इसके कारण पर विचार करें और मान लेते हैं कि ये दो क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। मान लेते हैं कि ये प्रतिच्छेद कुछ इस तरह से कर रही हैं। अब क्षेत्र रेखा इसी तरह से प्राप्त होगी, इस तरह से प्राप्त नहीं होगी। क्यों? तो इसका स्पष्टीकरण है कि जब ये प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा लेनी होती है। तो इस बिंदु पर जब मैं स्पर्श रेखा खींचने जाऊंगा तो मुझे एक स्पर्श रेखा ये मिलेगी और इस वक्र पर भी एक स्पर्श रेखा मिलेगी इस तरह से। तो यहां दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी और दो स्पर्श रेखाएं क्या व्यक्त करेंगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होनी चाहिए, जो कि असंभव है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश भौतिक राशि है जिसकी किसी एक बिंदु पर दिशा केवल एक ही होगी। अतः यह सत्य नहीं है कि यहाँ दो क्षेत्र रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो, यानी दो दिशाएं संभव हो। इसलिए यह भी संभव नहीं है कि क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटें। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म हैं। बच्चों, इसके गुणों पर चर्चा करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब अगर विद्युत क्षेत्र दर्शाना है, मान लीजिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दर्शाना है इस स्थान में, तो विद्युत क्षेत्र दर्शाने के लिए हम क्षेत्र रेखाओं का उपयोग करते हैं। इस तरह से हम क्षेत्र रेखाएं दर्शा सकते हैं। ये क्षेत्र रेखाएं हैं, इन क्षेत्र रेखाओं को देखें और इन क्षेत्र रेखाओं को भी देखें। इन दोनों क्षेत्र रेखाओं में क्या अंतर है? ये क्षेत्र रेखाएं ये व्यक्त कर रही हैं कि इनका परिमाण तो समान है लेकिन दिशा परिवर्तित हो रही है। क्योंकि वक्रीय है इसलिए प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखाएं भिन्न भिन्न दिशा को इंगित करेंगी और इसलिए यहाँ दिशाएं बदल रही हैं, लेकिन इसमें दिशा वही रहेगी। प्रत्येक बिंदु पर आप देखें, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा तो क्षेत्र की दिशा में ही होगी, यानी इस विद्युत क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों समान है और इसलिए इसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ये असमान विद्युत क्षेत्र है। असमान विद्युत क्षेत्र में परिमाण भी असमान और दिशा भी असमान, नहीं, परिमाण समान और दिशा असमान। एक और विद्युत क्षेत्र की आप कल्पना कर लें तो उसमें हम देखें कि इसमें परिमाण भी असमान और दिशा भी असमान। आपकी पुस्तक में चित्र दिए गए हैं, आप उनको देखें और अध्ययन करें। एक और बात, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं जो प्राप्त होंगी वो आवेशों के कारण होंगी और आवेश जो होगा वो किसी पृष्ठ पर होगा, किसी द्रव्यमान पर होगा। तो जिस पृष्ठ पर होगा आवेश, वहां से क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और क्षेत्र रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलेंगी उस पृष्ठ के वो लंबवत होती हैं। ये एक क्षेत्र रेखाओं का कंसेप्ट है, आप नोट करें। बच्चों, एक और इसका गुण धर्म है। हम चर्चा इसकी गुण धर्मों की कर रहे हैं
जिसमें से हमने क्या क्या विचार किया, गुण धर्मों पे एक विचार किया कि खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। आप बुक में से जो पॉइंट दिए हैं उनको नोट कर ले, बुक में सिंपल पॉइंट दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। तीसरा पॉइंट, पृष्ठ के लंबवत उत्सर्जित होती हैं। यहां जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं और सतत रेखाएं हैं, कहीं पर टूटती नहीं है, कहीं पर भी यहां से टूटी हुई नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है। अगर ऐसी हो तो इसका मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, जिसका कोई अन्य कारण होना चाहिए कि यहाँ क्यों नहीं है। क्षेत्र रेखाएं जो यहाँ व्यक्त हो रही हैं ये क्षेत्र रेखाएं का एक बंद वक्र में नहीं है। क्षेत्र रेखा सदैव धनावेश से प्रारंभ हो रही है और ऋणावेश में समाप्त हो रही है। धनावेश से प्रारंभ हो रही है, ऋणावेश में समाप्त हो रही है। ये क्षेत्र रेखा इधर से जा रही है, ये क्षेत्र रेखा इधर से जा रही है, यानी एक बंद वक्र नहीं बनाती और धनावेश से ऋणावेश की ओर इंगित होती है। यदि एकल आवेश है तो धनावेश से अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है और ऋणावेश है तो अनंत से आवेश की ओर यानी ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। बच्चों, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में मैं एकांक क्षेत्रफल रखूं, मान लीजिए यहां पर विद्युत क्षेत्र है जिसमें से क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इस तरह से समान असमान विद्युत क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, और इस विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई एकांक क्षेत्रफल रख दिया, तो इस एकांक क्षेत्रफल से कुछ बल रेखाएं होकर गुजरेंगी। जितनी बल रेखाओं की संख्या होगी वो बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगी। यानी क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी व्यक्त कर रही है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी व्यक्त कर रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, पहली बात है लंबवत तथा लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से, दूसरी बात है एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की समानुपाती होती है। यानी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। तो किसी विद्युत क्षेत्र को यदि व्यक्त करना है तो हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझना होता है। बच्चों, इसी क्रम में अब हम सीखें कि यहां पर अगर मैंने कोई आवेश रख दिया, Q आवेश, तो इस Q आवेश पर बल लगेगा और बल लगने की दिशा क्या होगी? स्पर्श रेखा के अनुदिश। और कितनी होगी? तो F बराबर QE से वो दिया जाएगा। यदि मुझे पता है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में मुझे पता हो कि यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है, तो यहाँ रखे आवेश पर लगने वाला बल हम ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, ये था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आप इसको वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है द्विध्रुव? द्विध्रुव या डाइपोल ये दो आवेशों का निकाय है। द्विध्रुव है, ध्रुव दो हैं, मतलब दो ही हैं और दो प्रकार के हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार बने इस निकाय को हम द्विध्रुव कहते हैं। प्रकृति में ऐसे कई द्विध्रुव उपस्थित हैं। कई द्विध्रुव हैं और जो द्विध्रुव नहीं है उनमें से कुछ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर वो द्विध्रुव जैसा व्यवहार करने लगते हैं। चर्चा करेंगे। तो ये दो आवेश हैं, एक धनावेश मान लेते हैं प्लस क्यू और समान परिमाण का ये ऋणावेश है। दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर होने चाहिए तो द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र है इसे समझने के लिए हमें एक भौतिक राशि समझनी होगी जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण धनात्मक ऋणात्मक नहीं लेना है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होती है। अब बीच की दूरी कितनी? तो बीच की दूरी में यहां चाहे r लूं या a लूं या 2a लूं उससे कोई अंतर नहीं होगा। हम यहां पर इसकी बीच की दूरी को 2a ले रहे हैं ताकि जब आगे के डेरिवेशन देखेंगे तो उसमें कैलकुलेशन में आराम हो जाएगी। 2a मतलब एक सिंगल डिस्टेंस है, इसे चाहे तो हम स्मॉल r भी दे सकते हैं जहां हम बार बार देते हैं, लेकिन इस केस में हम 2a ले रहे हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा बच्चों इसका मान p से रिप्रेजेंट करेंगे इसे q इंटू 2a होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मान दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होती है। इसका मात्रक यदि देखें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और 2a का मात्रक यानी 2a डिस्टेंस है तो इसका मात्रक हो गया मीटर, इसलिए कूलाम इंटू मीटर। और विमीय सूत्र यदि देखें तो बच्चों मीटर का बनेगा L1 और कूलाम मीन्स आवेश का बनेगा AT यानी TA। तो ये विमीय सूत्र है। बच्चों दोनों आवेशों के बीच का जो ये बिंदु है इसे द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। ये यहीं पे लिख लें। द्विध्रुव की जब हम परिभाषा लिखेंगे कि दोनों दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर होते हैं तो द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। उसी में ये बात हम जोड़ेंगे कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु है इसे द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये द्विध्रुव की अक्ष रेखा कहलाती है या अक्ष कह दें, अक्ष रेखा कहलाती है। बच्चों अक्ष रेखा के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली ये रेखा, अक्ष के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली ये रेखा द्विध्रुव के लिए निरक्ष कहलाती है। तो ये तो द्विध्रुव का परिचय था। और द्विध्रुव का जब हम अध्ययन करेंगे उसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो वहां एक भौतिक राशि हम परिभाषित कर रहे हैं, वो भौतिक राशि है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है। बच्चों ये एक सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर इस स्थिति में, बाकी अलग अलग स्थितियों में जब हम देखेंगे तो अलग अलग प्राप्त होगी, अक्ष पर निरक्ष पर, बट सामान्यतया ऋणावेश से
धनावेश की ओर मानी जाती है। प्रकृति में ऐसे कई द्विध्रुव मौजूद हैं। प्रकृति में कुछ अणु हैं जैसे NaCl, जैसे HCl, इनमें धनावेश और ऋणावेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हैं। इसलिए ये दोनों अणु प्रकृति के द्विध्रुव कहलाते हैं। ये प्राकृतिक द्विध्रुव हैं। इसी तरह से H2O जल भी जो है एक द्विध्रुव है। इसमें दो द्विध्रुव बनते हैं, बाद में ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे। परंतु प्रकृति में कुछ अणु ऐसे हैं जो द्विध्रुव नहीं है। द्विध्रुव नहीं है इसका मतलब उनके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही है। जैसे किसी परमाणु पर विचार करें तो परमाणु में नाभिक केंद्र में होता है, उस नाभिक में समस्त धनावेश है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं उस कक्षा का केंद्र नाभिक ही है, यानी समस्त ऋणावेश भी नाभिक में केंद्रित है और इस प्रकार परिणामी आवेश शून्य मान लिया जाता है। तो ये अध्रुवीय है, ये ध्रुवीय अणु है। ये बच्चों ध्रुवीय अणु कहलाएगा और ये अध्रुवीय अणु कहलाएंगे। जो द्विध्रुव नहीं है वो अध्रुवीय अणु कहलाएंगे। लेकिन इन अणुओं का व्यवहार कुछ इस प्रकार होता है कि जब इन पे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, मान लीजिए मैंने एक विद्युत क्षेत्र लगाया इस दिशा में, तो इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षा है थोड़ी सी विकृत हो जाती है और परिणाम स्वरूप ऋणावेशों का केंद्र नाभिक से पृथक हो जाता है और इस प्रकार धनावेश और ऋणावेश दोनों समान मात्रा में हैं, लेकिन वो केंद्रित अलग अलग बिंदुओं पर हैं। यानी परस्पर अत्यल्प दूरी पर आने के कारण, परस्पर एक दूसरे के निकट आने के कारण ये एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो द्विध्रुव प्राप्त होता है हमें विद्युत क्षेत्र लगाने से, वो प्रेरित द्विध्रुव कहलाता है। अब द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो इसे हम दो अलग अलग भागों में बांटकर समझेंगे। एक अक्ष पर अलग, निरक्ष पर अलग या किसी अन्य बिंदु पर अलग, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, आशा करता हूं आपको समझ में आया है। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।